हाय एवरीवन, ये चैनल का पहला वीडियो है। तो एकदम बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। पहले कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद उसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे जो ईएससी के होंगे, प्रीवियस ईयर के। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सॉलिड मैकेनिक्स। जो भी हम कॉन्सेप्ट चालू करेंगे उसको पूरा ख़त्म कर देंगे एक ही वीडियो में। सॉलिड मैकेनिक्स। अब सॉलिड मैकेनिक्स के दो पार्ट होते हैं, एक होता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और दूसरा होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम स्टडी करते हैं रिजिड बॉडी का, स्टडी ऑफ रिजिड बॉडी। स्टडी ऑफ रिजिड बॉडी। स्टडी ऑफ रिजिड बॉडी, इसका रिजिड बॉडी क्या होता है? रिजिड बॉडी मान लीजिए एक कोई ये बॉडी है। अब इसका मान लीजिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो लेंथ है वो लेंथ L है। फिर इस बॉडी पे हमने फोर्स लगाया P, तो मान लीजिए ये लेंथ है L। फिर उसके बाद मैंने फोर्स लगाया P। अब P फोर्स लगाने के बाद जब यही बॉडी को हम फिर से एनालाइज करेंगे तो इसका जो लेंथ है ना, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक, वो भी L ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। अगर ऐसा कोई बॉडी है तो उसको हम रिजिड बॉडी के कैटेगरी में डालेंगे। अब सेकेंड है स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल में सेम केस देखते हैं। अगर एक कोई बॉडी है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर हम उसका लेंथ L है बिफोर अप्लाइंग फोर्स, फिर उस पर हम एक लोड लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं P। तो आफ्टर अप्लाइंग P, नाउ इफ यू विल एनालाइज द शेप फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस लेंथ विल नॉट बी दिस, इट विल बी L dash, and L dash will never be equal to L. It may either L plus delta L or L minus delta depending upon the type of force. If it is tensile, then the change in length will increase L plus delta L, and if this force is compressive, then this length will become L minus delta L. So the study of rigid body is done in engineering mechanics, and study of deformable body is done in strength of material. अब जब ये बातें हो गई तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, और शॉर्ट में इसको बोलते हैं SOM। जब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात आती है तो पूरे सिलेबस में हमेशा स्ट्रेस और स्ट्रेन, ये दो शब्द हर जगह आपको दिखेंगे, और इसी दो में हम पूरे सब्जेक्ट को खेलते हैं। पहले तो ये समझ लीजिए कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम स्टडी ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी करते हैं। स्टडी ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी, इसका मतलब अगर कोई लोड लगा तो ये तय है कि उसमें डिफॉर्मेशन आएगा, या तो वो लेंथ बढ़ेगी या तो वो लेंथ कम हो जाएगी, बट कुछ ना कुछ इसमें चेंज होगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि इसमें हम फोर्स लगाएं और इसका लेंथ सेम रहे। अगर लेंथ सेम रहता है तो वो रिजिड बॉडी हो जाएगा, और रिजिड बॉडी का स्टडी हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में करते हैं, लेकिन हम जो पढ़ने वाले हैं वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में अब स्ट्रेस और स्ट्रेन, ये दो चीजें हैं। सबसे पहले हमको समझना होगा स्ट्रेस होता क्या है। स्ट्रेस जनरली लोग बोल देते हैं कि ये फोर्स अपॉन एरिया होता है, उसको स्ट्रेस बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन फोर्स अपॉन एरिया आया कहाँ से, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईएससी या गेट लेवल का जो एग्जाम है वो ऊपर से नहीं पूछता, वो अंदर से क्वेश्चन बनाता है। कॉन्सेप्ट समझने के बाद जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि किस लेवल से वो कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। तो जब स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो मान लीजिए एक स्ट्रेस समझने के लिए एक कोई बॉडी है, ठीक है, सॉलिड है, सॉलिड बॉडी है, उस पर हमने लोड लगाया, एक्सटर्नल लोड लगाया P। एक्सटर्नल PE मतलब एक्सटर्नल लोड P। जब एक्सटर्नल लोड हम लगाए, अब क्योंकि स्टडी ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी को हम स्टडी कर रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, तो जब लोड लगाए तो इसमें कुछ स्ट्रेन, ये डिफॉर्म होने की कोशिश करेगा। ये मॉलिक्यूल्स हैं, मान लीजिए सॉलिड में मॉलिक्यूल्स हैं, किसी एक क्रॉस सेक्शन, मान लीजिए ये क्रॉस सेक्शन है XX, उसका हम स्टडी कर रहे हैं। इस क्रॉस सेक्शन में हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया P। एक्सटर्नल फोर्स जब हम P लगाएं तो ये डिफॉर्म होने की कोशिश करेगा, ठीक है। लेकिन जब ये डिफॉर्म होने की कोशिश करेगा, क्योंकि लॉ ऑफ इनर्शिया होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया आ जाएगा बीच में। वो लॉ ऑफ इनर्शिया कहता क्या है, इफ ए बॉडी इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट इट टेंड्स टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट, एंड इफ ए बॉडी इज इन मोशन इट टेंड्स टू बी इन मोशन। मतलब कोई एक बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगी। तो अब क्या था, पहले ये सॉलिड था, उसमें ये मॉलिक्यूल्स थे, मॉलिक्यूल्स रेस्ट में थे। अब क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया हमने। जब एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो ये रेस्ट में थी, तो ये रेस्ट में ही रहना चाहेगी। इसके लिए जब ये एक्सटर्नल फोर्स लगा है तो ये रेजिस्ट करेगी, तो ये एक रेजिस्टिंग फोर्स यहाँ पे डेवलप होगा, उसको P इंटरनल बोलेंगे। ये इंटरनल फोर्स है, क्यों? क्योंकि ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में बॉन्डेड थे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था।
अब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, उस वहीं से ये इंटरनल फोर्स डेवलप होगा। वो क्या करेगा कि जो रेस्ट में है ना, उसको रेस्ट में ही रहने की कोशिश करेगा। तो यही, अब पहले स्ट्रेन आने का कोशिश किया इसमें, इसको स्ट्रेन मतलब ये डिफॉर्म होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये लॉ ऑफ इनर्शिया आ गया बीच में, तो डिफॉर्म होना नहीं चाहेगा। उसके लिए इंटरनल लोड, ये भी इंटरनल फोर्स डेवलप करेगा। तो यही जो इंटरनल फोर्स है, यही जो इंटरनल फोर्स है डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसी को बोलते हैं स्ट्रेस। यहां से आता है स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट। अब स्ट्रेन तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि ये डिफॉर्मेशन को ही स्ट्रेन बोलते हैं। कई टाइप के हो सकते हैं, लीनियर स्ट्रेन हो सकते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो सकते हैं, वो सब आगे समझेंगे। तो स्ट्रेस तो समझ गए कि इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेस। लेकिन आपने एक चीज यहाँ पे ध्यान दिया होगा, जब मैंने लोड लगाया तो सबसे पहले क्या डेवलप हुआ, ये स्ट्रेन डेवलप हुआ। स्ट्रेन मतलब डिफॉर्म होने की कोशिश किया, उस डिफॉर्मेशन को रोकने के लिए इंटरनल फोर्स आया। इंटरनल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसको बोलते हैं स्ट्रेस। तो ये जो स्ट्रेस है वो डिपेंड कर रहा है कि ये अगर बॉडी डिफॉर्म होगी तो स्ट्रेस आएगा, डिफॉर्म नहीं होगी तो स्ट्रेस नहीं आएगा। और क्योंकि ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम स्टडी ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी ही करते हैं, इसके कारण अगर लोड आया तो ये डिफॉर्म होना ही होना है। अगर डिफॉर्म होना ही होना है तो इसका मतलब स्ट्रेस उसमें आएगा ही आएगा। तो अब डिफॉर्मेशन को हम डायरेक्टली समझ सकते हैं स्ट्रेन से। इसका मतलब लोड लगा, डिफॉर्मेशन मतलब यानी स्ट्रेन आया, पहले लोड लगा फिर स्ट्रेन आया, उसके बाद इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप हुआ। इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये स्ट्रेस है। तो मतलब सबसे पहले तो स्ट्रेन आया, उसके बाद इंटरनल फोर्स डेवलप हुआ। इस स्ट्रेन ना होए, इस स्ट्रेन को रोकने के लिए, इसलिए इंटरनल फोर्स डेवलप हुआ। इसका मतलब जो स्ट्रेन है वो है फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी इसका मतलब ये डिपेंडेंट नहीं है, और जो स्ट्रेस है वो डिपेंडेंट क्वांटिटी है। स्ट्रेस जो है वो डिपेंडेंट क्वांटिटी है, डिपेंडेंट क्वांटिटी। इसीलिए इस बात को समझिएगा, इसीलिए क्या होता है जब हम स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व बनाते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में हमेशा जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होता है उसको हम वाई एक्सिस पे लिखते हैं, ये वाई एक्सिस पे, और जो फंडामेंटल क्वांटिटी होता है उसको हम एक्स एक्सिस पे लिखते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी चेंज नहीं होता, वो किसी पे निर्भर नहीं करता। जैसे यहाँ पे देखा हमने, जो स्ट्रेन है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है, मतलब जब स्ट्रेन आएगा तभी इंटरनल फोर्स डेवलप होगा, और जब इंटरनल फोर्स डेवलप होगा तब जाके स्ट्रेस आएगा। इसीलिए एक्स एक्सिस पे हमेशा हम स्ट्रेन को प्लॉट करते हैं और वाई एक्सिस पे हमेशा हम स्ट्रेस को प्लॉट करते हैं। अब स्ट्रेन को हम दिखाते हैं एप्सिलॉन से और स्ट्रेस को हम दिखाते हैं सिग्मा से। जो माइल्ड स्टील का हमेशा हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में माइल्ड स्टील के कर्व से समझते हैं, क्योंकि उस पर लगभग सारे पॉइंट आ जाते हैं। जैसे समझिए, ये यहाँ से यहाँ जाता है, फिर थोड़ा सा ये स्ट्रेट लाइन है पूरा, उसके बाद थोड़ा ऐसे होता है, ये अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, फिर स्ट्रेन, यहाँ से स्ट्रेन हार्डनिंग, इधर आके फिर फ्रैक्चर हो जाता है। ये माइल्ड स्टील का कर्व है, यहाँ से यहाँ तक पूरा स्ट्रेट है, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है, इसको हम बाद में समझेंगे। लेकिन ये समझ लीजिए, स्ट्रेन फंडामेंटल क्वांटिटी है और उसको हम एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, और जो स्ट्रेन है वो डिपेंडेंट क्वांटिटी है, इसलिए उसको हम वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। अब स्ट्रेस स्ट्रेन को समझने के बाद अब सीधा हम आ जाते हैं SFD BMD में, क्योंकि SFD इसका जो बेसिक्स है, बेसिक्स आप बुक से भी समझ लेंगे। जो कंफ्यूजन का था उसको मैंने यहाँ बता दिया। अब SFD BMD में इसका कुछ बेसिक्स है। पहले टाइप ऑफ बीम हमको समझना पड़ेगा, होता क्या है। टाइप ऑफ बीम में पहला मान लीजिए सिंपली सपोर्टेड बीम है। सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये भी कई टाइप का होता है। ये भी एक सिंपली सपोर्ट है, ये भी एक सिंपली सपोर्ट है, और एक ये भी है सिंपली सपोर्ट। अच्छा, इसको बोलते हैं हिंज। अगर ऐसा है तो इसको बोलते हैं हिंज, इसको बोलते हैं रोलर। लेकिन देखिए क्या होता है, अगर ये दोनों साइड आप हिंज कर देंगे, मतलब दोनों साइड अगर इसको आप यहाँ से हिंज कर दिए, तो समर में जब टेम्परेचर चेंज होगा तो आपने देखा होगा सारी चीज़ें इलोंगेट होने की कोशिश करती हैं। कॉन्क्रीट हो गया या मेटल हो गया, इलोंगेट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ से वो हमने होल्ड कर रखा है। जब होल्ड कर रखा है, ये इलोंगेट करने की कोशिश करेंगी तो क्या होगा, इसमें भी स्ट्रेस डेवलप होगा। जैसे अब यहाँ से यहाँ तक ये इलोंगेट करने की कोशिश करेगी, लेकिन ये हिंज है तो इसको जाने नहीं देगा तो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा। इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा तो इसमें स्ट्रेस आ जाएगा, और उस स्ट्रेस को हम बोलेंगे थर्मल स्ट्रेस।
थर्मल स्ट्रेस। तो डिजाइन में थर्मल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर चेंज के कारण ये स्ट्रेस डेवलप हुआ है, इसलिए इसको थर्मल स्ट्रेस बोलते हैं। ये एक एडिशनल स्ट्रेस आ गया, इसका हम देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते ये कितना आएगा, इसलिए डिजाइन में कभी भी हम दोनों साइड हिंज को प्रिफर नहीं करते। एक साइड अगर हिंज है तो दूसरे साइड हम रोलर को अगर कर देंगे तो यहाँ पे जब स्ट्रेन आएगा तो ये यहाँ से थोड़ा स्लाइड, जितना भी स्ट्रेन आएगा स्ट्रेन आ जाएगा। तो जब स्ट्रेन पूरा हो जाएगा तो कोई रेजिस्टिंग फोर्स नहीं डेवलप होगा, तो जब तक रेजिस्टिंग फोर्स नहीं डेवलप होगा तो कोई स्ट्रेस नहीं आएगा तो मतलब सही है, डिजाइन हमारी सेफ रहेगी। तो इसलिए हर जगह यही यूज करते हैं। अच्छा, एक ये भी है, दोनों साइड रोलर लगा लिए, ये भी सिंपली सपोर्ट है, लेकिन ये स्टेबल नहीं है। स्टेबल क्यों नहीं है? अब ये रोलर है, रोलर मतलब कि ये मान लीजिए एक पेन है और ये बीम है, तो इस पेन, ये बीम बस इस पेन पे रखा है, यहाँ से ये स्लाइड भी कर सकता है, ठीक है। अब स्लाइड कर सकता है, मान लीजिए दो पेन है, दोनों रोलर लगा रखा है हमने और ये बीम है। अब कहीं से फोर्स आया, यहाँ से फोर्स आया तो ये स्लाइड करता करता ऐसा भी हो सकता है पूरा बाहर आ जाए, तो ये गिर जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए हमेशा प्रेफर करते हैं एक साइड तो हिंज रहना ही चाहिए। फिर जब इस पे स्ट्रेस आएगा तो जितना भी फोर्स लोड आएगा, तो अगर स्ट्रेन आना भी होगा ज़्यादा तो यहाँ से वो स्ट्रेन करेगा यहाँ से। तो यहाँ से जब मैंने होल्ड किया है तो ये हमेशा स्टेबल रहेगा, कभी फेल नहीं करेगा, इसलिए इसको भी हम प्रेफर नहीं करते हैं। सिंपली सपोर्ट के लिए ये बेस्ट है। अब सेकंड है कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस बीम क्या होता है? मान लीजिए ये एक स्लैब है, यहाँ पे मैंने पिन हिंज डाल रखा है, एक यहाँ पे रोलर है, यहाँ पे भी रोलर है और एक यहाँ पे भी रोलर है। अगर एक स्पैन है, एक ये सपोर्ट है, एक बीम मैंने डाला है, और कंटिन्यूअस मतलब अगर ये सेम स्पैन अगर कंटिन्यू करता है दो सपोर्ट्स के आगे, मतलब यहाँ भी सपोर्ट था, अब यही कंटिन्यू करता चला गया, तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस बीम। अब इसमें भी सेम केस है, एक साइड कम से कम हिंज तो होना ही चाहिए। और तीसरा है कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम क्या होता है? एक साइड से फिक्स सपोर्ट होता है और दूसरे साइड पे ये ऐसा पूरा ओपन होता है, कोई सपोर्ट नहीं होता, कहीं से भी लोड लग सकता है, ठीक है। इसको ऐसे समझिए, ये पेन है, यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया। अब ये जो स्पैन है ये पूरा ऐसा खुला है, इसके नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, मतलब अगर आप यहाँ पे लोड लगाएंगे तो नीचे कोई सपोर्ट है नहीं इसको लेने के लिए, तो ये कैंटिलीवर बीम हो गया। कैंटिलीवर बीम को भी हम ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं कैंटिलीवर को, क्यों? क्योंकि ये इसका जो डिज़ाइन होता है वो बहुत, इसका विड्थ बहुत बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है, इसलिए ये जो फिक्स सपोर्ट है इसका हमको रेंज बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है, ये डिज़ाइन कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है। चौथा है प्रॉप्ड कैंटिलीवर। प्रॉप्ड कैंटिलीवर क्या होता है? अब ये कैंटिलीवर था, अभी तक तो ये कैंटिलीवर है, लेकिन अगर अब यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट लगा दिया तो ये हो गया प्रॉप्ड कैंटिलीवर। प्रॉप्ड कैंटिलीवर समझिए, ये एक बीम है, मैंने यहाँ फिक्स सपोर्ट लगा रखा है, देखिए फिक्स सपोर्ट ये है, यहाँ मैंने लगा रखा है। उसके बाद अब पहले कैंटिलीवर में क्या था, यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं था, अब क्या है, यहाँ पे भी मैंने सपोर्ट लगा रखा है। अब जब लोड आएगा तो ये दोनों मिलके इसको बियर करेंगे, तो ये होता है प्रॉप्ड कैंटिलीवर। अच्छा, कैंटिलीवर का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये होता है, ठीक है, ये ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा, ये सॉरी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नहीं, डिफ्लेक्शन। जब लोड आएगा तो ये कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन प्रॉप्ड कैंटिलीवर का डिफ्लेक्शन कैसा होगा? यहाँ से ये ऐसा और फिर यहाँ से घूम जाता है, यहाँ ये जीरो होता है यहाँ पे। पांचवा, अच्छा मान लीजिए कोई एक बीम है, उसमें इंटरनल हिंज है, बीम विथ इंटरनल हिंज, बीम है, इंटरनल हिंज उसमें है, ये फिक्स सपोर्ट है, यहाँ से एक स्पैन चालू हुआ, यहाँ पे एक हिंज आ गया, इंटरनल हिंज है ये, फिर यहाँ से एक स्पैन चालू हुआ और यहाँ पे एक सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए एक फोर्स पी लगा है, ये जो इंटरनल हिंज है, ये इंटरनल हिंज क्या करता है कि ये जो मोमेंट है ना उसको ट्रांसफर नहीं करता, मान लीजिए P और इंटू एक्स ये डिस्टेंस है, तो जो PX है ना, तो वो PX इधर नहीं आएगा, यहीं पे यहाँ पे मोमेंट हमेशा जीरो होता है। ये एडिशनल एक इक्वेशन दे देता है सॉल्व करने। अब इसको इस तरह से समझिए, ये एक बीम है, एक दूसरा बीम ये है, और बीच में मैंने एक क्या किया है,
ऐसे एक पिन टाइप का लगा दिया है, यहाँ पे पिन टाइप का लगा दिया, ठीक है, मान लीजिए। अब क्या होगा, जब मैं यहाँ से फोर्स अप्लाई करूँगा ना, यहाँ से जब मैं फोर्स अप्लाई करूँगा तो ये क्या होगा, ये ऐसा हो जाएगा, यहाँ से ऐसा हो जाएगा। अगर फोर्स अप्लाई करूँ मोमेंट के कारण ऐसा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे P है तो जो मोमेंट है ना, मोमेंट ट्रांसफर नहीं करेगा, लेकिन ये जो लोड है, लोड ट्रांसफर कर लेगा। यहाँ पे अगर मैंने P अप्लाई किया है तो इधर P जो है वो ट्रांसफर होगा। एक्शियल फोर्स यहाँ पे P जो है, शीयर फोर्स जो P है वो यहाँ पे ट्रांसफर होगा। लेकिन अगर कोई मोमेंट आता है तो ये पिन ट्रांसफर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये अनस्टेबल हो जाएगा। ये है इंटरनल हिंज का काम। तो अनस्टेबल होता है तो मतलब यहाँ पे हम हमेशा एक एक्सटर्नल इक्वेशन देता है कि मोमेंट एट C इक्वल टू 0। तो ये एक जब रिएक्शन निकालते हैं तो ये काम दे देता है। एक छठे टाइप का होता है फिक्स्ड बीम। छठे टाइप का होता है फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम मतलब ये दोनों साइड ना फिक्स सपोर्ट ही रहता है। ये पेन है, इधर से भी फिक्स सपोर्ट है, इधर से भी फिक्स सपोर्ट है। मतलब अब इसमें भी वही बात है, इसमें भी थर्मल स्ट्रेसेस वाली बात है। अगर लोड लगाएंगे या टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा, लेकिन दोनों साइड से फिक्स है तो ये स्ट्रेन आ नहीं पाएगा। स्ट्रेन नहीं आएगा तो इंटरनल स्ट्रेस आएगा, इंटरनल स्ट्रेस आएगा तो इंटरनल फोर्स डेवलप होगा तो स्ट्रेस डेवलप होगा। तो वो जो एक्स्ट्रा स्ट्रेस है ना, तो ये बीम को अनइकोनॉमिकल कर देगा अगर उससे हम डिजाइन करेंगे तो। अब एक ओवरहैंग बीम होता है, सातवां जो है वो ओवरहैंग बीम होता है। ओवरहैंग बीम क्या होता है? मान लीजिए ये स्लैब है, यहाँ पे सपोर्ट दे दिया, यहाँ पे सपोर्ट दे दिया और ये थोड़ा सा स्पैन आगे बढ़ा है और इधर कोई सपोर्ट नहीं। ये कैंटिलीवर नहीं है। कैंटिलीवर में हमेशा एक साइड फिक्स सपोर्ट रहेगा। अगर फिक्स सपोर्ट एक साइड है तो कैंटिलीवर है, तो यहीं से फिक्स सपोर्ट रहेगा। ये ओवरहैंग है। ओवरहैंग मतलब पहले तो सपोर्ट इसको मिला था, थोड़ा सा रह गया तो सपोर्ट नहीं दिया, ऐसे ही छोड़ दिया। अब वो ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया तो वो यहाँ से गिर जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अंदर जो है वो स्टील लगा रहता है, कंक्रीट के अंदर स्टील लगा रहता है और उसमें इतना रहता है कि उस मोमेंट को वो झेल लेता है, ठीक है। ज़्यादा दूर तक ओवरहैंग हम नहीं करते। ये ओवरहैंग जो है जनरली हम देखते हैं शिपयार्ड में, क्योंकि एक साइड तो क्या है हमारी ज़मीन रहती है, दूसरे साइड पूरा पानी पानी रहता है। एक साइड ज़मीन रहती है, दूसरे साइड पानी पानी। मान लीजिए ये इधर जो है वो सी है, लेकिन जब शिप्स आती हैं वो कार्गो यहाँ से निकालना होता है। कार्गो निकालने के लिए तो क्या करते हैं, पहले से हम देते हैं ताकि इधर जाके ये कार्गो यहाँ से निकाल सके, हटा सके। तो ये जनरली शिप यार्ड में दिखता है। तो ये हो गया टाइप ऑफ बीम। SFD BMD में सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट था, टाइप ऑफ बीम को समझना। अब मान लीजिए एनालिसिस ऑफ बीम करना है, रिएक्शन निकालना है। रिएक्शन निकालते कैसे हैं? अच्छा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम हमेशा डिटर्मिनेट बीम का सॉल्व करेंगे। डिटर्मिनेट बीम का ही क्लास लेंगे, केसेस देखेंगे। इनडिटर्मिनेट का स्ट्रक्चर में देखते हैं, स्ट्रक्चरल एनालिसिस में। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम हमेशा डिटर्मिनेट बीम को देखते हैं। लेकिन अब डिटर्मिनेट बीम होता क्या है? डिटर्मिनेट बीम क्या होता है समझिए। 3 इक्वेशन है हमारे पास हमेशा। एक समेशन ऑफ Fx इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0। यही 3 इक्वेशन है। अगर इस 3 इक्वेशन को यूज करके हमारे बीम का सारा रिएक्शन निकल पा रहा है तो उसको हम कहेंगे डिटर्मिनेट बीम। अगर इसके अलावा, अगर 3 रिएक्शन इसके अलावा कुछ भी है तो हम उसको इनडिटर्मिनेट बीम के कैटेगरी में डालेंगे। अगर ये 3 इक्वेशन से सॉल्व हो जा रहा है तो ठीक है, तो डिटर्मिनेट है। अगर नहीं तो फिर इनडिटर्मिनेट बीम है, उसको हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में नहीं देखते, उसको हम स्ट्रक्चरल एनालिसिस में समझते हैं। जैसे अच्छा, ये 3 इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा, इसका मतलब किसी एक बीम में मैक्स टू मैक्स 3 ही अननोन रिएक्शन होने चाहिए। अगर 4 अननोन रिएक्शन हैं तो 4 अननोन रिएक्शन को हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में नहीं सॉल्व कर पाएंगे, वो हम स्ट्रक्चरल एनालिसिस में देखेंगे। फॉर एग्जांपल ये एक बीम है, ये पिन सपोर्ट है और ये रोलर है। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा हिंज सपोर्ट में क्या होता है। हिंज सपोर्ट में एक यहाँ पे रिएक्शन होता है RA और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, एक वर्टिकल रिएक्शन RA, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन HA। ये मान लीजिए A है, ये B है। रोलर सपोर्ट में क्या होता है, बस एक वर्टिकल रिएक्शन ही डेवलप होता है और जिसको हम RB बोलते हैं। अब देखिए इसमें टोटल क्या है, 3 अननोन रिएक्शन है, RA है, HA है, RB। 3 अननोन रिएक्शन है और हमारे पास 3 इक्वेशन 3 अननोन रिएक्शन आराम से सॉल्व कर पाते हैं, वो डिटर्मिनेट बीम होगा।
जब हमने टाइप ऑफ बीम देखा था उसमें ये भी हम समझ लें कि इसमें दो रिएक्शन इसमें डेवलप होते हैं। एक ये आर ए होता है जो वर्टिकल रिएक्शन है, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एच ए होता है। जब हम टाइप ऑफ बीम देख रहे थे तो उसमें ये भी समझना इंपॉर्टेंट है कि सारे सपोर्ट में कितने रिएक्शन डेवलप होते हैं। तो ये जो हिंज सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट में 2 रिएक्शन डेवलप होता है, एक वर्टिकल रिएक्शन और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। और जो रोलर सपोर्ट है उसमें बस एक ही रिएक्शन डेवलप होता है, बस वर्टिकल रिएक्शन आर। यहाँ भी हिंज सपोर्ट है मतलब 2 रिएक्शन डेवलप होंगे, रोलर मतलब एक रिएक्शन। लेकिन जब ये कैंटिलीवर के केस में जब ये फिक्स सपोर्ट होता है, फिक्स सपोर्ट में क्या होता है, 3 रिएक्शन डेवलप होते हैं। एक तो वर्टिकल रिएक्शन आर, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एच, और यहाँ पे एक मोमेंट डेवलप होता है। मोमेंट डेवलप होता है। मोमेंट क्यों डेवलप होता है, इस मोमेंट का क्या जरूरत है वो ऐसे समझिए। अगर यहाँ पे एक लोड है, ये बीम है, ये यहाँ पे बीम है, ठीक है, यहाँ पे लोड है। अब ये लोड क्या करेगा, मोमेंट देगा। इस मोमेंट को रेजिस्ट करने के लिए, अगर बीम को स्टेबल बनाना है, इस मोमेंट को रेजिस्ट करने के लिए यहाँ पे इसका रेजिस्टिंग मोमेंट होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो ये बीम अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे तीन रिएक्शन डेवलप होते हैं, एक वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और एक मोमेंट। प्रॉप्ड कैंटिलीवर में कुछ अलग नहीं है, यही जो टाइप ऑफ सपोर्ट है उसी को बनाना है। ये भी एक रोलर है, सो यहाँ पे भी एक ही रिएक्शन डेवलप होगा। हिंज में क्या है, हिंज में बता दिया मैंने, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर लोड है तो लोड को ट्रांसफर करेगा, ठीक है, लेकिन अगर मोमेंट आता है, मोमेंट को ये ट्रांसफर नहीं करता है, मोमेंट यहाँ पे 0 हो जाता है। ये हिंज को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर इस बीम में जोड़ना है, समझ लीजिए यहाँ पे स्पैन ये खत्म हो गया और इसके आगे भी जाना है, तो जोड़ना है, तो मतलब ये अगर जोड़ना है तो इसमें एक कील ठोक दीजिए, इसमें एक कील ठोक दीजिए। कील अगर इसमें आप एक ठोकेंगे तो उस कील को आप एक हिंज जैसा, इंटरनल हिंज जैसा आप मान सकते हैं। अब कील ठोकेंगे, मान लीजिए ये कील ठोका है, तो जब आप यहाँ पे लोड लगाएंगे, यहाँ पे आप लोड लगाएंगे, इस लोड को तो ये बियर कर लेगा, ये लोड को यहाँ पे ट्रांसफर कर लेगा, लेकिन जैसे ही मोमेंट लगाएंगे तो ये घूम जाएगा। मोमेंट लगाए घूम जाएगा, मतलब अनस्टेबल हो गया। अनस्टेबल हो गया तो यहाँ पे मोमेंट हमेशा 0 रहेगा। तो डिटर्मिनेट बीम है। डिटर्मिनेट बीम मैंने बताया 3 रिएक्शन है, तीनों से अगर 3 अननोन रिएक्शन है तो ये 3 इक्वेशन यूज करके हम सॉल्व कर लेंगे, उसको हम डिटर्मिनेट बीम कहते हैं। अच्छा, ये डिटर्मिनेट बीम का स्टडी करते हैं और नंबर ऑफ रिएक्शन जो है वो सब बता दिया। अब नेक्स्ट जो है, अब हम समझते हैं शियर फोर्स होता क्या है। एसएफडी बीएमडी बनाना है, एसएफडी बीएमडी बनाना है तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि शियर फोर्स डायग्राम बनाना है तो शियर फोर्स होता क्या है ये समझ में आना चाहिए। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में बेंडिंग मोमेंट क्या होता है ये समझना चाहिए। कई टाइप के मोमेंट होते हैं, वो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे समझते जाएंगे। अब शियर फोर्स क्या है, शियर फोर्स मान लीजिए ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, यहाँ पे बीम है, समझ लीजिए यहाँ पे एक सपोर्ट है, ये हिंज सपोर्ट है, यहाँ पे रोलर सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे लोड लगा रहे हैं पी लोड लगा रहे हैं, ठीक है। ये मान लीजिए सेंटर में एकदम लोड लगाया है, यहाँ पे L/2 या L/2, टोटल ये जो यहाँ से यहाँ तक लेंथ है उसको L, ठीक है। ये A मान लीजिए, ये B मान लीजिए। अब यहाँ पे P लगाया तो यहाँ पे 2 रिएक्शन डेवलप होंगे, एक RA और एक HA, और यहाँ पे एक ही डेवलप होगा, ये RB, ठीक है। समझते जाइए। अब तुम्हारे पास 3 इक्वेशन है, समेशन Fx0, मतलब जितना भी फोर्स x डायरेक्शन में है उनका सम हमेशा 0 होता है। तो अगर राइट डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है तो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, और कोई अगर लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसको हम नेगेटिव लेते हैं। अब लेकिन यहाँ पे सिर्फ HA है और कोई x डायरेक्शन में कोई फोर्स लग नहीं रहा है, इसका मतलब HA = 0। वर्टिकल डायरेक्शन में देखिए, वर्टिकल डायरेक्शन में अपवर्ड पॉजिटिव लेते हैं और डाउनवर्ड नेगेटिव लेते हैं। अपवर्ड पॉजिटिव इसका मतलब RA + RB पॉजिटिव है, माइनस P नीचे डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में P = 0, इसका मतलब RA + RB = P हो गया, ठीक है। अब लेकिन अभी भी RA और RB का दोनों जोड़ के ये P जितना भी लोड लग रहा है वो RA और RB बियर कर रहा है, लेकिन उसमें से RA कितना बियर कर रहा है, RB कितना बियर कर रहा है ये नहीं पता है। ये पता करने के लिए हमको एक कंपैटिबिलिटी इक्वेशन लगानी पड़ेगी। कंपैटिबिलिटी इक्वेशन क्या लगाएंगे, मान लीजिए ये हिंज है ना, तो हिंज पे क्या होता है, मोमेंट 0 होता है। ये हिंज है ना, ये 2 रिएक्शन डेवलप होता है। इसकी और विशेषता क्या है कि इस पे जो मोमेंट होता है वो 0 होता है। ये भी मोमेंट ट्रांसफर नहीं कर सकता। अगर इसको आप घुमाएंगे ना, ये हिंज है ना, ये हिंज है, यहाँ से रेजिस्ट कर रखा है, यहाँ से रेजिस्ट कर रखा है, लेकिन जब आप मोमेंट लगाएंगे
तो ये टर्न कर जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो मोमेंट, अब ये हिंज सपोर्ट 0 है तो मोमेंट ए 0 ले लेते हैं। आर बी इंटू एल, अब ये आर बी इंटू एल क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन देखिए, जो एंटी क्लॉकवाइज है उसको हम नेगेटिव लेते हैं, जो क्लॉकवाइज है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज माइनस है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, P इंटू एल बाई टू, लेकिन ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है। क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं, प्लस P इंटू एल बाई टू इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, आर बी इक्वल टू माइनस पी एल बाई टू डिवाइडेड बाई एल, ये एल यहाँ डिवाइड कर गया, तो माइनस आर बी इक्वल टू माइनस पी बाई टू, तो आर बी इक्वल टू पी बाई टू। आर बी पी बाई टू है तो आर ए भी क्या होगा, पी माइनस पी बाई टू, तो पी बाई टू ही हो जाएगा, आर ए भी पी बाई टू हो गया। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये जो बीम है वो क्या है, तो आर ए आर बी यहाँ पे पी बाई टू आ गया। लेकिन अगर ये बीम सिमेट्रिक है, अगर सिमेट्रिक बीम होता है तो इतना सब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो जितना रिएक्शन, जितना भी लोड है वो आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है रिएक्शन में। जैसे ये पी है तो आर ए और आर बी इसका आधा आधा पी बाई टू हो जाता है। अच्छा, सिमेट्रिक क्यों है बीम, क्योंकि ये जो लोड है ना वो एकदम सेंटर में लग रहा है। एल बाई टू डिस्टेंस इस सपोर्ट पे भी है, एल बाई टू डिस्टेंस इस सपोर्ट भी है, तो दोनों जो है वो आधा आधा बांट लेंगे, पी बाई टू। अब हम बात कर, हमारा काम ये आर ए आर बी निकालना नहीं था, ये रिएक्शन तो आप निकाल लेंगे। हमारा काम है समझना कि शियर फोर्स क्या है। मान लीजिए ये क्रॉस सेक्शन है एक्स एक्स, इस एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन पे हमको शियर फोर्स निकालना है। अब ये जो मान लीजिए एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन जो हमने लिया है वो एक टी डिस्टेंस पे है, टी डिस्टेंस पे मैंने क्रॉस सेक्शन लिया एक्स एक्स। अब इसको मैं थोड़ा जूम करके आपको बताता हूँ, जूम करके समझते हैं। ये ऐसा ही कुछ था, यहाँ पे पी बाई टू लग रहा था, ये था एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन। तो ये जब p बाई टू है तो स्टेबल करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे भी एक ये अपवर्ड डायरेक्शन में, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक शीयर लगता है। यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक इंटरनल फोर्स यहाँ पे डेवलप होता है, उसी को बोलते हैं शीयर फोर्स। शीयर फोर्स कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, शीयर फोर्स इंटरनल फोर्स है। क्योंकि ये जो इंटरनल फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होता है, इसलिए कहीं कहीं हम इसको ही शीयर फोर्स में ऐसे प्लॉट करना चालू कर देते हैं। लेकिन समझने की बात है, ये पी बाई टू जो एक्सटर्नल फोर्स है ना, ये जो रिएक्शन डेवलप हुआ है आर ए, ये आर ए शीयर फोर्स नहीं है। शीयर फोर्स तो ये एक इंटरनल फोर्स है। अब आप जरूरी नहीं है कि ये जो टी डिस्टेंस पे हमने लिया है वो टी डिस्टेंस पे ही हो, वो यहाँ पे भी मान लीजिए ये एक प्लेन है एकदम पास में, यहाँ कोई क्रॉस सेक्शन लेते, अगर एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन लेते तो यहाँ पे भी जो इंटरनल फोर्स डेवलप होता है वो पी बाई टू ही डेवलप होता है। लेफ्ट टू राइट जाए, ये लेफ्ट टू राइट आ रहा है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, किधर से भी आए, लेफ्ट चाहे लेफ्ट से राइट जाए चाहे राइट से लेफ्ट आए, कैलकुलेशन किधर से भी चालू करे, शियर फोर्स यही रहेगा। ये तो लेफ्ट से राइट गए, ठीक है, राइट टू लेफ्ट भी देख लेते हैं। यहाँ पे सपोर्ट था आरबी, आरबी कितना आया था, पी बाई टू आया था, पी बाई टू आया था। तो यहाँ पे भी एक शियर फोर्स डेवलप होगा, शियर फोर्स इधर पी बाई टू है, इसको स्टेबल रहना है तो यहाँ पे भी पी बाई टू आना ही पड़ेगा। तो ये इंटरनल फोर्स है। देखिए राइट टू लेफ्ट भी आए तो भी इन दोनों का समीशन देखिए क्या है, पी बाई टू प्लस पी बाई टू इक्वल टू पी। समीशन क्या है, पी। लेफ्ट राइट टू लेफ्ट आए तो भी पी है, लेफ्ट टू राइट गए तो भी देखिए पी बाई टू प्लस पी बाई टू, ये पी बाई टू आर ए प्लस आर बी, दोनों का समीशन जो है वो क्या है, पी है। समीशन हमेशा शियर फोर्स का सेम रहेगा किधर से भी जाए। अब ये कंफ्यूज नहीं होना कि ये अपवर्ड है तो ये डाउनवर्ड है। मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड क्या होगा, हमेशा पी होगा। पी मतलब जितना भी लोड लगाया है उसके बराबर होगा, चाहे समीशन हमेशा सेम होगा। और जो शियर फोर्स होता है ना वो हमेशा इस अलोंग द बी प्लेन एक्ट करता है। मतलब ये अगर इधर से एक्ट कर रहा है, ये एक्सिस के अलोंग, एक्सिस के अलोंग अगर एक्ट करेगा तो इसको शियर फोर्स नहीं कहेंगे, इसको एक्सियल फोर्स कहेंगे। लेकिन अगर ट्रांसवर्स डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में एक्ट करेगा तो वहां पे जो इंटरनल फोर्स डेवलप होगा उसको हम शियर फोर्स कहेंगे। ये तो बात हो गई शियर फोर्स की। अब समझते हैं कि बेंडिंग मोमेंट क्या होता है। तो ये बात हो गई शियर फोर्स की। तो हम ये जानना बहुत जरूरी है कि शियर फोर्स कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। ये जो एक्सटर्नल फोर्स है उसको हम मान सकते हैं कि एक ट्रांसवर्स फोर्स है, ठीक है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में फोर्स रखा है। लेकिन ट्रांसवर्स फोर्स ही शियर फोर्स है, ये गलत है। ट्रांसवर्स फोर्स के कारण एक इंटरनल
एक इंटरनल फोर्स डेवलप होता है, उस इंटरनल फोर्स को शियर फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे शियर फोर्स समझ चुके हैं, अब हम बेंडिंग फोर्स, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है उसको समझते हैं। मान लीजिए ये एक बीम है, यहाँ पे ये है लोडिंग या सपोर्ट लगा रखा है, एक पी फोर्स हमने यहाँ लगाया और एक यहाँ पे पी फोर्स लगा दिया, जो कि एल डिस्टेंस पे ये तीनों, ये सपोर्ट से एल डिस्टेंस और ये आपस में एल डिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे फिर दो रिएक्शन डेवलप होंगे, ये ए है मान लीजिए, ये बी है, ये ए है, तो एक वी ए है, एक एच ए है और एक ये यहाँ पे वी बी। ठीक है, मान लेते हैं। पहले तो सपोर्ट रिएक्शन हमको कैलकुलेट करना होगा। सपोर्ट रिएक्शन जैसा हमने पहले कैलकुलेट किया था, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो एच ए का समेशन जो है वो 0 हो जाएगा। समेशन ऑफ एफ वाई, मतलब वाई डायरेक्शन में जितना भी फोर्स लग रहा है उसका भी 0 होना चाहिए। इसका मतलब वी ए प्लस वी बी इक्वल टू 2p, p प्लस पी 2p। एक ये इक्वेशन 1 हो गया। अब ये दो इक्वेशन से हमारा काम बन नहीं रहा है, तो जैसे पहले किया था, ये जो हिंज सपोर्ट है, ठीक है, तो वहां पे हम मोमेंट 0 करेंगे, तो मोमेंट अबाउट ए इक्वल टू 0 किया, मोमेंट अबाउट ए इक्वल टू 0 करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेंगे, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेंगे। एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिया तो वी बी इंटू 3l, वी बी इंटू 3l, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस में होगा, प्लस p इंटू 2l, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है तो प्लस में होगा, प्लस ये और p है तो p इंटू l, क्लॉकवाइज है तो p l हो गया। दिस इज ऑल इक्वल टू 0। सो 3VBL इक्वल टू, ये माइनस है उधर ले गए प्लस हो गया, मान लीजिए ये प्लस है, 2PL प्लस PL, तो ये 3PL हो गया। तो यहां से जो VB आया है, VB इक्वल टू P हो गया। यहाँ पे जो VB आया है, VB इक्वल टू P हो गया, तो VB इक्वल टू P, तो V इक्वेशन 1 से VA इक्वल टू 2P माइनस P इक्वल टू P। इसका मतलब VA इक्वल टू VB इक्वल टू P। अगर दोनों रिएक्शन की मैग्नीट्यूड देखिए सेम है, और वो भी क्यों ना, ये बीम जो है वो सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक बीम क्यों है, ये इधर से भी सपोर्ट से भी P सेम है, इधर से भी सेम है, देखिए सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मतलब अगर मिरर इमेज आप ले रहे हो, कहीं एक सेंटर में लीजिए, सेंटर में क्रॉस सेक्शन लीजिए और सेंटर से एक मिरर रख दीजिए। अगर इसका मिरर इमेज इधर से, इसका मिरर इमेज जो है वो सेम इसके जैसा आता है, इसका मतलब वो जो बीम है वो सिमेट्रिक है। अब मिरर इमेज का समझिए, ये रिएक्शन छोड़िए, रिएक्शन नहीं, ये लोडिंग को समझिए। इधर से पी लग रहा है, अब जब मिरर में आप देखेंगे तो ये वाला जो है वो उस साइड दिखेगा, उस साइड, और ये जो पी है वो इस साइड दिखेगा। तो ये देखिए, ये जो एंड है उस साइड दिख रहा है, पी इस साइड दिख रहा है, सेम लेंथ एल है, इसका मतलब मिरर इमेज है। मिरर इमेज है तो ये जो लोड है वो बराबर से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो वी ए इक्वल टू वी बी। पी डायरेक्ट ही कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन हमको ये नहीं समझना था, हमको समझना है बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, मान लीजिए इस क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स है जो कि सेंटर है, सेंटर ऑफ बीम है, वहां पे हमको मोमेंट निकालना है, वहां पे हमको मोमेंट निकालना है, मतलब मोमेंट एट एक्स निकालना है। मोमेंट एट एक्स निकालना है तो किधर से भी हम प्रोसीड कर सकते हैं, चाहे लेफ्ट टू राइट जाए, चाहे राइट टू लेफ्ट आए। तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, हमको मोमेंट निकालना है, तो लेफ्ट टू राइट क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो देखिए वी ए इंटू एल प्लस यहाँ से यहाँ तक एल बाई 2 होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा एल बाई 2, क्योंकि सेंटर में ले रहे हैं, तो वी ए इंटू एल प्लस एल बाई 2। अब ये क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव लिया है, ठीक है, प्लस एच ए तो कोई मोमेंट देगा नहीं। एच ए मोमेंट क्यों नहीं देगा, क्योंकि एक्शियल है, यहीं पे हमको मोमेंट निकालना है और यहीं पे फोर्स लग रहा है, और वैसे भी एच ए का जो मैग्नीट्यूड है वो 0 है, तो 0 इंटू समथिंग करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो एक्शियल फोर्स है, कोई यहाँ पे मोमेंट नहीं देगा। तो वी ए, अब फिर यहाँ से यहाँ तक चलते जाइए, इस क्रॉस सेक्शन से ऐसे चलते जाइए, एक और फोर्स बीच में पड़ रहा है, पी है, पी इन, और ये कैसा दे रहा है मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट दे रहा है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब हम नेगेटिव अज्यूम कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज को, तो क्या हो जाएगा पी, तो ये प्लस माइनस पी इंटू यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है एल बाई 2 है, एल बाई 2, समेशन हमेशा 0, ठीक है, सॉरी समेशन 0 तो हम तब करेंगे जब रिएक्शन निकालना है, लेकिन हमको तो मोमेंट निकालना है यहाँ पे एक्स पे। तो देखिए वी ए की वैल्यू क्या है, पी है, पी एल प्लस एल बाई 2, इसका मतलब 3/2 प्लस माइनस माइनस पी एल बाई 2, पी एल बाई 2, ये 3l/2 था, पी एल बाई 2, इसका मतलब 3/2 माइनस हाफ करेंगे तो ये आंसर आएगा पी एल। ठीक है, कैलकुलेट करके आप देख लीजिएगा, आंसर जो आएगा वो पी एल।
तो ये है बेंडिंग मोमेंट। मिरर इमेज का समझ लीजिए। अब मिरर इमेज जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे आप मिरर रखेंगे, तो अगर मिरर इमेज है ये बीम उस साइड, तो इसका मतलब सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक बीम को आपको कोई मोमेंट निकालने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा इस जो लोड को है वो प्रॉपरली हाफ में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, यही हो जाएगा इसका रिएक्शन। अच्छा, एक बात और समझ लीजिए, अगर कोई एक बीम है, बीम में इंटरनल हिंज प्रेफर नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? ये अनस्टेबल हो जाता है। बीम में तो मोमेंट आएगा ही, बीम को डिजाइन ही करते हैं मोमेंट के लिए, लोड के लिए। अब ये लोड है तो मोमेंट तो देगा ही, लेकिन अगर लोड यहाँ पे इंटरनल हिंज हम बना दिए, अगर किसी बीम को हम ऐसा जोड़े हैं, ये बीम है, ये दो बीम को हम इंटरनल हिंज से जोड़े हैं, तो जैसे ही मोमेंट आएगा वैसे फेल हो जाएगा। यहाँ पे मोमेंट तो ये ट्रांसफर करेगा नहीं, ये जीरो हो जाएगा यहाँ पे मोमेंट। हाँ, तो इसलिए हम प्रेफर नहीं करते हैं बीम को, कभी भी इंटरनल हिंज से हम नहीं जोड़ते हैं बीम को। सपोर्ट, ये आपने देखा होगा, ये नीचे सपोर्ट रहता है, दो स्लैब ले आके उस सपोर्ट पे रख देते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखना है कि इंटरनल हिंज बीम में नहीं होना चाहिए, बट इन क्वेश्चन मिल सकता है। तो इस इंटरनल हिंज का बस इतना ही सिग्निफिकेंस है कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कंपेटिबिलिटी क्वेश्चन आ जाती है कि मोमेंट एट हिंज दिस इंटरनल हिंज इक्वल टू हम 0 कर लेते हैं। वहां से तब आता है क्वेश्चन में जब 3 से ज्यादा अननोन होते हैं क्वेश्चन में, तो एग्जामिनर यहाँ पे इंटरनल हिंज दे देता है, चाहता है कि आप इस कंपेटिबिलिटी इक्वेशन को भी जानते हो, इसको चेक करें। अभी इस लेक्चर में इतना ही। अगले में हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ लोड, और इसके आगे की बात है उसमें सीधा हम SFD BMD बनाने चालू कर देंगे।